तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएच डिग्री पीवाईक्यूज ऑफ एंड टफ। ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे स्टैट्स एंड सीटी के पीवाईक्यूज कवर करे थे। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के पीवाईक्यूज कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो, कि ये जो वीडियो था ये पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, सब कुछ अच्छे से हो गया था एंड एडिट हो रहा था, बट वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी एंड पूरा वीडियो वहाँ पे क्रैश कर गया था। अब बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होने लगे थे जब मैंने उनको ये न्यूज़ दी थी एंड कहीं ना कहीं मुझसे ये नहीं देखा गया एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, दोबारा से सारा कुछ करूँगा ताकि मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझसे रात को नहीं जागा जाता, बट पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के लिए मैं रात भर जाग के सारा कुछ कर रहा हूँ। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैथ के हम यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। हमने यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर आप ये 60 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने एंड टर्म में जाके अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) = ax square plus bx plus c. The maximum value of function is -3. Its axis of symmetry is x = 2 and the value of the quadratic function at x = 0 = -9. What is the value of a? तो हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, हम उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री दी गई है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोली गई है x = 2, ठीक है, x = 2। अगर आपको याद हो तो हमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का है फॉर्मूला हमारे पास एक होता था -b/2 है, राइट। ये मैंने आपको बताया था मॉड्यूल वाइज सीरीज में, ठीक है। और हमको यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलो अभी पहले इस इन्फॉर्मेशन के साथ खेलते हैं। तो हम यहाँ पे 2 = -b/2a कह सकते हैं, राइट। अब देखो इसके हेल्प से यहाँ पे b = -4a आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो हमें यहाँ पे बोला गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की वो -3 है, ठीक है। तो मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अगर हम y की वैल्यू -3 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो आपका x वैल्यू होती है वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करती है इन अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर सकते हैं 2 से, ठीक है। तो a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 + c, ओके कूल। तो ये हो गया -3 = 4a प्लस, अब b को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे -4a से, राइट। तो -4a × 2 + c, ठीक है। तो -3 = 4a -8a + c, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी c = 4a - 3, ओके वेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। तो अगली इन्फॉर्मेशन हमको बताई गई है कि यहाँ पे x की वैल्यू जब हम 0 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल फंक्शन है वो -9 हो जाता है, ठीक है। तो हम ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू -9 हो जाएगी अगर ये हम x को 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 + c। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई -9, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो -9 + 3 = 4a, सही। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास a आ जाएगा -6/4, जिसको आप कट करोगे तो ये आपका हो जाएगा -3/2 विच इज़ नथिंग बट -1.5। तो a की वैल्यू है आपकी 1.5, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कनेक्शन बिठाना है अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगी उसके थ्रू, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर अ पॉलिनोमियल px = x³ - px² + 6x + a। तो यहाँ पे हमें a जो है, मतलब कुछ पॉलिनोमियल बता दिया गया, इक्वेशन है। यहाँ पे a जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर px को हम डिवाइड करेंगे x - 4 से, ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल को हम x - 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 6 आएगा, ओके। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जब आप x की वैल्यू 4 रखोगे, देखो x - 4 = 0 कर दोगे तो x = 4 हो जाएगा, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 4 रखते हो तो जो आपका px है, यानी कि जो ओवरऑल फंक्शन है, इसकी वैल्यू 6 आती है। ये आपको डिनोट करा जा रहा है इस पर्टिकुलर लाइन के जरिए, ठीक है। तो चलो अब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, x की जगह एक बार 4 रख देते हैं, ठीक है। तो देखो 6 = 4 का क्यूब
-5 टाइम्स 4 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम x प्लस a। ठीक है, अच्छा x की जगह तो हमने 4 रखा था ना, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, 6 इंटू 4 ओके प्लस a। ठीक है, सही है। अब देखो 6 इक्वल टू 4 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 64, ये हो जाएगा -80 एंड ये हो जाएगा +24। ठीक है, प्लस में a। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, ये दो सेपरेट क्वेश्चन थे अलग अलग, हमने एक साथ ही लिया है। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू -2 हो गई। अब हमसे बोले जा रहे हैं फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ px। ठीक है, तो देख सम ऑफ रूट आपको पता होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a। ठीक है, तो ये आपके क्वाड्रेटिक में भी काम आता है एंड साथ ही साथ आपके पॉलिनोमियल फंक्शन में भी काम आएगा, चाहे वो कोई सा भी हो, क्यूबिक हो, चाहे वो लाइक टेट्राहेड्रलिक हो। ठीक है, मैं टेट्राहेड्रलिक बोल रहा हूँ, मैं तो जिस बात बोल होती है। ठीक है, उसका नाम जो भी होता है वो आप हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का, तो आप यही अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो -b/a। अब यहाँ पे ये -b का डिनोट कर रहा है, देखो ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ये हमने इसके लिए लिख लिया है, ax का क्यूब प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हमने लिखा है। तो आपका यहाँ पे -b का होगा, देखो माइनस और b आपका यहाँ पे x² का यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट हुआ है, तो यहाँ पे आपके -5 है, तो ये हो जाएगा -5 एंड a आपका यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ओवरऑल आपके पास 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ये लाइन एंड ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो दो लाइन्स है, एक ये ग्रीन वाली है, एक ये येलो वाली। ठीक है, चलो अब ग्रीन वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है x + 2y + 3 = 0। ओके, अब ये जो येलो वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, 3x + 4y + 7 = 0। अब हमसे कहा जा रहा है कि इनके इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन का मतलब ये जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक लाइन जा रही है। ठीक है, मान लो ये रेड वाली लाइन जा रही है। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन हमें जाननी है। ठीक है, और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है कि ये जो रेड वाली लाइन है ये किसी और लाइन के पैरेलल है। ठीक है, चलो ऐसे लगा लेते हैं, ये कोई दूसरी लाइन है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अभी जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन में हमें गिवन है y - x = 8। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब देखो, अब ये जिस पॉइंट से गुजर रही है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, मतलब ऐसा पॉइंट जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी। चलो करते हैं। तो देखो x + 2y + 3 = 0 है, और नीचे वाली क्वेश्चन है 3x + 4y + 7 = 0। राइट, अब एक काम करते हैं, ऊपर वाली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली हो जाएगी 3x + 6y + 9 = 0 एंड नीचे वाली तो 3x + 4y + 7 = 0। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कट ही जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो देखो 6 में से 4 गए 2y एंड 9 में से 2 गए 7। ठीक है, सॉरी 9 में से 7 गए तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2y - 2 = 0 प्लस का 2, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ओवरऑल y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब y की वैल्यू -1 है, किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1 अगेन। ठीक है, तो यानी कि जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, ये हमारे पास आ चुका है -1, -1। ठीक है, हमें रेड लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी लाइन की अगर हमें इक्वेशन बनानी होती है तो हमें दो ही चीज़ें चाहिए रहती है, एक पासिंग पॉइंट, ठीक है, जो अभी हमें मिल चुका है -1, -1 एंड इसका स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप चाहिए होगा। ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो हमें बोला गया है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इसके पैरेलल है। अब आपको पता है कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, राइट। तो आप ये ब्लू वाली लाइन के जरिए स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ब्लू वाली लाइन आपको गिवन है y - x, ओके, y - x = 8। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, y = x + 8 हो जाएगा। सही का, तो y = mx + c। इस वाले फॉर्मेट से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्लोप है वो 1 है। देखो x के साथ में पे m है, x के साथ यहाँ पे 1 है, तो m = 1 हो गया ना, तो स्लोप आ गया है 1। ठीक है, तो यानी कि ये जो रेड वाली लाइन है इसका स्लोप भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आपके पास स्लोप आ गया, आपके पास एक पासिंग पॉइंट आ गया। आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट अपने मन से मान लोगे x, y। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगा दोगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है, y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है,
तो ये आपके पास हो जाएगा y2, ठीक है, मतलब y माइनस माइनस वन एंड x माइनस माइनस वन, ठीक है। m की वैल्यू आपके पास 1 ही थी, तो 1 इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन में x प्लस वन, राइट, सही है। तो देखो अब आपके पास यहाँ पे y प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, 1 से 1 कटा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा x मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख चले, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ एफ यहाँ पे जो क्यू से क्यू तक डिफाइंड है, ठीक है, ओके, मतलब क्यू आप लगा रहे हो टीचर है, ओके। और हमें ये बोला जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे बेसिकली चेक करने के लिए कह रहा है कि 1 1 होगा कि ऑन टू होगा कि दोनों में से कुछ भी नहीं होगा या फिर दोनों होगा, ठीक है। तो आपको आंसर तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा होगा, बट हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए, ठीक है। देख ये 1 1 होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जो मैंने आपको बताया था। अगर हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से स्टार्ट करते हुए ये वाली बात है प्रूव कर पाए कि x1 इक्वल टू x2 है, इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों चीज़ें हैं या फिर ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये आपका 1 1 है। तो एक बार देख लीजिए ट्राई करके, ठीक है। तो आपका एफ एक्स वन अगर आप देखोगे इक्वल टू एफ एक्स टू, तो देख एफ एक्स वन आपका हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत साइड आप अंडर रूट लगाओगे तो x1 इक्वल टू x2, बट प्लस माइनस का और प्लस माइनस का, अब देखो खुद दिमाग लगाओ, प्लस माइनस तो दोनों साइड पे हो सकता है, राइट। हो सकता है कि ये आपका प्लस वाला हो x1 एंड ये आपका माइनस वाला हो x2। अब आप खुद सोचो कि -2 एंड +2 क्या ये दोनों सेम होते हैं, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब आप 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। इससे हमें ये पता चलिए कि ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है, ठीक है। चलो अब दूसरा टेस्ट करते हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगा पाएंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो ऑन टू का टेस्ट भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी एफ एक्स कोई फंक्शन दिया होता है उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म में, ठीक है। एंड देन आपको वो जो एफ है उसके अंदर वो समथिंग वैल्यू डालनी पड़ती है, ठीक है। वही यूज़ करके आपको सारा काटा पीटी करके वाई लाना पड़ता है। अब देखो मुझे बताया नहीं समझ आया, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्व कर देखा है। चलो एफ एक्स आपको गिवन है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इज नथिंग बट वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। अब आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म लाओगे, तो एक्स इक्वल टू रूट वाई, सही। अब आप क्या करोगे, एफ के अंदर ये वाली वैल्यू रख दोगे, ठीक है, तो एफ के अंदर आप रूट वाई रख दोगे। चलो तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो जब आप ये वाली वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो एक बार इसको रख के देखते हैं, ठीक है। देखो तो ये आपके पास आ जा रहा है रूट वाई का स्क्वायर। अच्छा अगेन वही वाली बात है, प्लस माइनस में भी जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है, तो प्लस माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई, ठीक है। बट ये प्लस माइनस वाला यहाँ पे भी पंगा पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑन टू भी नहीं होगा, सही कहा, ठीक है। तो ये आपका नीदर 1 1 नॉर ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस वाला यहाँ पे कलेश हो रहा है। एंड इवन आप ये भी देख सकते हैं कि आपका क्यू टू क्यू फंक्शन डिफाइंड है, तो इसकी हेल्प से भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सबसे मैच नहीं हो रही है, ओके, सारी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द गिवन सेट 1 2 3, तो इसके कितने नॉन जीरो सेट बन सकते हैं सबसेट, ठीक है। तो देखो आपके पास 1 2 3 गिवन है, राइट, तो इसके अलग अलग सबसेट बनाते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है एंड 3 1 हो सकता है, ओके। और आपका एक ये कंबाइंड वाला भी हो सकता है 1 2 3, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है नहीं। तो ये कितने नंबर हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जो डायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, लेट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ वन इक्वल टू 7 एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 2। ओके आई नो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लो जो जो आपको पता है। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स
एफ वाई। ओके, एफ वन आपको पता है ये 7 है, एंड आपको एफ डैश 0 पता है ये 2 है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम यहाँ पे खेलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे अब कुछ भी कर सकते हैं, हमारे और राजा पूरा। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को 0 मान लेते हैं। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर केस, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 वाला केस है ना, तो एक्स और वाई दोनों को 0 कर देते हैं। तो देखो एफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ 0 एंड एफ 0, ये आ रहा है। तो देखो एफ 0 इक्वल टू एफ 0 का स्क्वायर, सही का। ओके, अब देखो फॉर एन इंस्टेंट मान लो कि आपका जो एफ 0 है वो टी है, तो आपको एक तरह से ये टी इक्वल टू टी का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इस टी को इस साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप टी को कॉमन लोगे तो टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो आपकी टी की वैल्यू 0 होगी या तो आपकी टी की वैल्यू 1 होगी, सही का। अब देखो टी की वैल्यू आपकी, अब ये टी क्या था एफ 0, तो बेसिकली आपने एक तरीके से यहाँ पे एफ 0 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, एफ 0 या तो आपका 0 होगा या फिर आपका एफ 1 जो है, सॉरी एफ 0 या तो 1 होगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो आपका कभी भी एफ 0 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एफ 1 इक्वल टू 7 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, आपका एफ 0 इक्वल टू 1 यहाँ पे रियल आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये इसको ही हम कंसिडर करेंगे करेक्ट ऑप्शन के रूप में। इवन आप समझ भी सकते हो कि कभी भी एफ 0 इक्वल टू 0 वाला अगर केस होता है तो यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं मानी जा सकती। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हर वैल्यू 0 आएगी अगर ऐसा है तो। ठीक है, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1, एफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। अब ये डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, ये आपको गिवन था, राइट। अब आपको डिफरेंशिएशन चाहिए तो बहुत साइड आप डिफरेंशिएशन मार दो। ठीक है, इस साइड भी इस साइड भी। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बहुत साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब जो आपका एफ एक्स है वो तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, तो आप इसको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हो, तो आप इसको बाहर निकाल लोगे। ठीक है, बाकी बचे ये डी वाई बाई डी एक्स, तो आप इसको लेट से आप एफ डैश वाई लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये एक और इक्वेशन आ गई। अब जैसे मैंने कहा था हमारी मर्जी है, हम वाई को यहाँ पे 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि वाई 0 लेना है? तो देखो क्योंकि आपको यहाँ पे एफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो ऑटोमेटिकली आपको एक वैल्यू तो यहाँ पे 0 करनी होगी। एंड ये बेटर माना जाता है कि आप जो अपना डैश वाला है उसको 0 कर लो। क्यों? क्योंकि आपको एफ डैश 0 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वाई को 0 मानेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स प्लस 0 इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश 0। अब देखो वही बात आ गई ना, एफ डैश 0 की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो आप यहाँ 2 लिख सकते हो। ठीक है, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू में 2, सही का, बहुत अच्छे। अब देखो अब जैसे ही आ गया 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था एफ डैश 1, तो आप एक्स की वैल्यू 1 ले लो अब। ठीक है, हमारी मर्जी है। एफ डैश 1 करा तो आप यहाँ पे एफ 1 लिख दोगे। ठीक है, अब ये जो एफ 1 है ये भी आपको गिवन है, देखो ये रहा एफ 1 आपको 7 गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 7, यानी कि ओवरऑल आंसर आपका है आपका 14। ठीक है, तो 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो लॉग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखो लॉग एक्स प्लस 5 प्लस लॉग एक्स माइनस 5। अब लॉग ए आपको पता होगा, ये लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है वो हमारा लॉग ए इंटू बी होता है। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यानी कि एक्स प्लस 5 इंटू में एक्स माइनस 5। बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं। लेट्स से लॉग 2, ये जो 4 इसको हम इसके सर पे भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लॉग m की पावर n होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n लॉग m। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। तो जो भी आगे लिखी रहती है उसको हम इसके सर पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2 की पावर पोल बोल सकते हैं, प्लस लॉग 3, यहाँ पे भी 2 इसको ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, ये लो बहुत अच्छी है। चलो अब लॉग यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग 2 की पावर 4 होता है 16, प्लस लॉग 3 का स्क्वायर होता है 9। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे भी आप लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग ए इंटू बी लगा सकते हो।
सही, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो ये हो जाएगा log 144। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब देखो, अब आप यहाँ पे या तो बोथ साइड कंपैरिजन कर लो या फिर बोथ साइड एंटी लॉग लगा लो। दोनों का मीनिंग सेम रहेगा कि अंदर डब्बे इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 144, तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 169। अब यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 30। अब हम यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, और हमारे पास फंक्शन के बना है 6x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलो, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे t मान लेते हैं फॉर एन इंस्टेंट। ठीक है, वो साइड हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो इस साइड आपका हो जाएगा -2x, इस साइड हो जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा dt बाई -2x। कूल, अच्छी बात है। ओके, अब देखो, अगर आपका x जब 0 था, यहाँ पे देखो x जब 0 था, तो यहाँ पे आपका ये जो t है, ठीक है, ये t आपका 1 हो जाएगा। जब आपका x 1 था, ठीक है, ये जो ऊपर 1 था ना, तो इस केस में आपका t 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे जब भी लिमिट डिफाइन होती है तो लिमिट को यहाँ पे इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास नई लिमिट हो गई 1 से 0, 6x। अब ये जो अंडर रूट के अंदर आपने माना, ये तो t लिया था आपने, अज्यूम करते ये t है, तो अंडर रूट t। अब dx की जगह हम यहाँ पे dt बाई -2x लिख सकते हैं, राइट। तो देखो, x से x काटा, 2 से इसको काटोगे तो -3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो -3 आपका यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक, बच क्या रहा है यहाँ पे अंडर रूट t। ठीक है, 1 से 0, तो देखो, अब ये आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो t की पावर हाफ। सही का, t की पावर हाफ को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एंड आपको पता होगा कि हमने आपको बताया भी था, x की पावर n को जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। ठीक है, -3 बाहर था, t की पावर हाफ प्लस 1 करोगे तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पे वही सेम पावर लिख देंगे, 3/2। ठीक है, सेम चीज। अब यहाँ पे लिमिट सेट कर देते हैं 1 0। ओके, इसको हम अगले पेज पे ले चलते हैं। चलो, अब देखो, अब यहाँ पे जब आप कटिंग करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो 3 से 3 कट हुआ, 2 को आप ऊपर भेज दोगे तो ये आपका हो जाएगा -2 t की पावर 3/2। ठीक है, 2 तो चलो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर ही निकाल लो। ठीक है, 0 से 1। अब आपको पता है आपको अपर माइनस लोअर करना होता है, तो आप यहाँ पे ये करोगे 0 की पावर 3/2 -1 की पावर 3/2। कूल, अब -2, 0 की पावर कुछ भी रहे 0 होता है, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ चुका है -2 इंटू -1 करोगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है एज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ये जो भी हमने कराया इंटीग्रेट, इसका रिजल्ट आ चुका है 2। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब इस बार लिमिट का क्वेश्चन हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 0 2 -2 cos x अपॉन में x स्क्वायर। ओके, काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम इजी बना देते हैं। तो को यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो अब ये हो जाएगा 1 - cos x अपॉन में x स्क्वायर। लिमिट आपको गिवन है यहाँ पे x टेंड टू 0। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको पता होगा कि 1 - cos x जो होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको गोल्डन फॉर्मूला रूल भी कहते हैं। 1 - cos x आपका होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 + cos x आपका होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे चलो लगा देते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, 2 × 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे, हमें एक पता है प्रॉपर्टी कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x, ये पूरा 1 के बराबर होता है। तो हम ये वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब साइन के साथ जो भी एंगल है वही एंगल हम नीचे लाएंगे एंड यहाँ पे उसी एंगल को टेंड करवाएंगे 0 की तरफ। ठीक है, चलो, तो 2 × 2 = 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे sin x/2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इस वाली चीज को आप, या बिल्कुल मिल सकता है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। ओके, तो लेट्स से एक्स का स्क्वायर ही रहना दो, चलो जैसे। अब देखो 4 कंबाइंड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि sin x/2 अपॉन x इस पूरे का होल स्क्वायर। सही का, सही।
बट अभी भी पंगा है हमें, तो यहाँ पे देखो सब में अभी लिमिट टेंड कर रही है जीरो की तरफ, ठीक है, लिमिट सब में टेंड कर रही है जीरो की तरफ, ठीक, इवन यहाँ पे यहाँ पे। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब हमें वो वाला फॉर्मेट चाहिए ना, तो साइन के साथ में जो भी एंगल है उसी एंगल को हमें नीचे भी रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, सही है। अब देखो फॉर साइन x/2 अपॉन में x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, चेस्ट करो सवाल है। अब देखो ये वाले जो 2 है ये तो बाहर ही निकाल देते हैं, तो ये बाहर आएगा तो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से हमने 4 कट डाउन कर दिया। अब बच क्या रहा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x/2 अपॉन में x/2 इस पूरे के होल स्क्वायर। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर आपका x टेंड करे 0 की तरफ, बहुत साइड आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका x/2 भी तो 0 की तरफ डिवाइड मतलब यहाँ पे डिफाइन रहेगा, ठीक है। 0/2 इज नथिंग बट 0, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिमिट x/2 टेंड टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर, एंड आपका फाइनल आंसर भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे एंड वही एंगल टेंड कर रहा है, तो हमने प्रॉपर्टी पूरे तरीके से यूज कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं की बात करिएगी, आपको सही वाला नहीं बताना, आपको गलत वाला बताना है, ठीक है। चलो तो एक बार डिसाइड कर लेते हैं। आपको याद होगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम करते कैसे थे, तो मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल है, हम इसको 2 रूल में डिफाइन कर देते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में आप क्या करते हो, आप सबकी इन डिग्री चेक करते हो, ठीक है, इन डिग्री चेक करोगे। अब जिसकी भी इन डिग्री आपकी यहाँ पे 0 के इक्वल होगी, आप उसको रिमूव करते जाओगे, ठीक है, आप उसको रिमूव करते जाओगे, एंड यही सेम प्रोसेस आप लगातार चलाते जाओगे, इटरेट करते जाओगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबकी इन डिग्री लिखने से। तो 0 यहाँ पे जो ए है इसकी इन डिग्री तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर रहा है। इसकी सी की इन डिग्री हो जाएगी, यहाँ पे एक ये एंटर कर रहा है और एक ये एंटर कर रहा है, तो मतलब 2 लोग एंटर कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, राइट। बी की डिग्री भी यहाँ पे 0 है, ओके, डी की डिग्री यहाँ पे 2 है, एफ की डिग्री यहाँ पे 1 है, एंड एच की डिग्री यहाँ पे 3 लोग इसके अंदर एंटर करें तो 3 हो जाएगा, जी की यहाँ पे डिग्री 1 है, ठीक है, और ई की डिग्री यहाँ पे 1 2 2 है, ठीक है। तो ये डिग्री लिखने की जरूरत नहीं मतलब वैसे, बट हमें आदत है बोलते बोलते लिखने की, तो हम लिख देते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलो अब यहाँ पे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए से भी बी से भी। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में हमको दोनों प्रोजेक्ट दी गई हैं, ए से भी और बी से भी, तो आपको 2 बार ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक बार पहले ए को लेकर करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ए, हम अभी ए पे हैं, कूल, हम करेंगे ए को रिमूव, ठीक है। अब ए को रिमूव करते ही आप यहाँ पे अपने इंडिग्री देख लो कि क्या क्या बदलाव आएगा, ठीक है। तो ए को रिमूव करते ही इसकी जो इंडिग्री होगी वो 1 हो जाएगी, सही का, और कोई तो यहाँ पे कुछ खास बदलाव आया नहीं, ठीक है, 1 2 1 3 1 2 एंड ये 0, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रहा, कोई यहाँ पे चेंज नहीं आया। सेकंड स्टेप में अब यहाँ पे आप देखोगे किसकी इंडिग्री 0 है, तो ऑब्वियसली बी की है, तो इस बार बी को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जिसको आप रिमूव करते जा रहे हो उसको लिखते जाना, ठीक है, ए बी हो गया। अब जैसे ही आपने बी को रिमूव करा होगा, ठीक है, जैसे ही आपने बी को रिमूव करा होगा, तो देखो ये सब गायब हो गया, ठीक है, ओके। अब आपकी यहाँ पे जो नई डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, सी और 2 की, इसमें यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। इन दोनों के गायब होते ही यहाँ पे सी की डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि ये भी चला गया ये भी चला गया, ओके। और वहीं अगर डी की डिग्री की बात करें तो देखो ये गया ये गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो डी के अंदर एंटर कर पा रही है, तो डी की डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बार सी को रिमूव करेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, तो इस बार ये गायब होगा, ठीक है। इसके गायब होते ही ये वाली पूरी चीज़ गायब हो गई, ठीक है, जो जो गायब कर जा रहा है उसको मैं हटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाली पूरी चीज़ गायब हो जाएगी, कोई। अब देखो अब नई डिग्री लिखते हैं सबकी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आपकी जो डी है उसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर रहा। ई की डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि इसके अंदर ये डी से एक ही चीज़ एंटर हो रही है, इसकी 1 ही रहेगी, इसकी 3 रहेगी, एंड इसकी अभी 1 ही रहेगी, ठीक है, सही है भाई। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं डी, ए बी सी डी, ये करेक्ट ऑर्डर लिख रहे हैं हम, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर। अब इस बार यहाँ पे डी को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी 0 है, लो भाई ये भी गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन डिग्री में जो चेंजेस आए होंगे वो लिख लेते हैं,
आपका ई यहाँ पे 0 डिग्री वाला बन जाएगा। एफ के अंदर अभी भी एक चीज एंटर कर रही है, एच के अंदर अभी भी 3 लोग एंटर कर रहे हैं, एंड जी के अंदर अभी भी यहाँ पे एक लोग एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ई को रिमूव करेंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई, चलो रिमूव ई। अब ई को रिमूव करेंगे तो ये वाली चीज गायब कर देते हैं, ये वाली चीज गायब कर देते हैं, एंड ये वाली चीज गायब कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब आपकी जो नई इंडिक्रीज होगी वो कैसी दिखेगी, एफ की इंडिग्री हो जाएगी 0 क्योंकि इसमें कुछ भी एंटर करने वाला बचा नहीं है, एच की इंडिग्री हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे धन्यास में आ रहा है, और जी की डिग्री भी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि आप यहाँ पे जी की तरफ जाते हो या एफ की तरफ जाते हो, ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एन इंस्टेंट अभी हम चले गए, वैसे तो आपको देखो इसी से पता चल जाएगा, ए बी सी डी ई तक आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखो अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ए बी सी डी ई तक करेक्ट है, ए बी सी डी ई तक करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे एफ लिया गया है दोनों ऑप्शन में तो हम एफ ही लेंगे। चलो एफ को रिमूव कर दिया, ये लो गायब हो गया, ठीक है। एफ को हमने गायब करा तो यहाँ पे अब जी की डिग्री 0 है, एच की डिग्री 1 है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे जी लेना चाहिए, देन उसके बाद जब ये गायब हो जाएगा तो ऑब्वियसली अकेला यही बचेगा तो एच ही आएगा। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपको रॉन्ग वाला बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है वैलिड, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे जो ए बी सी डी करेक्ट जाती है वो आपका सही है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट ऑर्डर सिलेक्ट करना है अपने आंसर में, तो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट ये वाला है, सेकंड वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हम बी वाले को मार्क करेंगे क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। इनकरेक्ट वाला हम सिलेक्ट करेंगे। अब सेम प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा, इस बार बी से स्टार्ट करना, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में लिया था यहाँ पे ए, अब उसकी जगह बी से स्टार्ट करना। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बी पार्ट इसका आप खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में पी एक्स गिवन है एम की पावर लॉग एक्स स्क्वायर जिसका बेस 5 है, एंड क्यू एक्स गिवन है एक्स की पावर लॉग एम जिसका बेस 5 है, और हमें यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन दे दी गई है। चलो अब इस कंडीशंस को एक बार अप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको जो जो कहा गया पहले आप उसको देखोगे, ठीक है। देखो पी एक्स क्यू एक्स इक्वल टू है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे आपके पास पी एक्स भी है क्यू एक्स भी है, तो इनको लिख दो एम की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, बेस 5 इंटू में क्यू एक्स सबका है एक्स की पावर लॉग बेस 5 है, एंड एम इक्वल टू 1। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, 2 को हम आगे फेंक सकते हैं, देख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 5x। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब x लॉग 5 है, ठीक है। अब देखो जब आपके पास ये वाला फॉर्मेट रहता है तो आप m को आगे फेंक सकते हो, x 5 ये जो x है इसको आप इस तरह फेंक सकते हो। तो बेसिकली आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आपका रूल होता है, लॉग में आप ये वन चीज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो m की पावर लॉग 5x इंटू में m, अब यहाँ पे लॉग 5 इसकी पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो m और x को हमने क्या करा यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटरचेंज कर दिया। चलो अब देखो m अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, राइट। तो m की पावर 2 लॉग 5x प्लस m अच्छा सॉरी फैमिली लॉग 5x सही इक्वल टू है। अब ये 2 और ये 1 तो 2 और 3 को ऐड, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है, दोनों सेम ही तो क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा 3 लॉग 5x इक्वल टू 1। अब देखो m आपका 1 आना चाहिए, आपको पता है कि किसी की पावर 0 कर दो तो वो सदैव 1 के बराबर होता है, सही। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे बुद्धि लगाएंगे, ठीक है। अगर m की पावर 0 होती तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि ये 1 होगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे लगा लो 1 को हम यहाँ पे कह सकते कि m की पावर 0, सही। अब बेस सेम है तो ऊपर हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। चलो कंपेयर करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3 लॉग 5x इक्वल टू 1, सही। हाँ सॉरी इक्वल टू 1 नहीं 0 होगा, तो कंपेयर तो हम यहाँ पे 0 से कर रहे हैं ना, ठीक है। अब लॉग 5x इक्वल टू 0, ये उधर चला गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉग अगर आपको x इक्वल टू वाई दे दिया क्या तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू, मतलब आपका बेस मान लो जो भी है ए वाई है, ए एक्स ऐसे है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो a की पावर y, ठीक है। तो ऐसे ही साथ में अगर आपको लॉग रिमूव करना होता है, ठीक है, लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई है तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू
ए की पावर वाई, ये इसके खोपड़ी में, इसके सर पे आ जाता है ये, ठीक है। चलो ओके, तो अब आपका हो जाएगा ये x इक्वल टू 5 की पावर 0। पावर 0 का मतलब सदैव 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में हमको यहाँ पे ग्राफ गिवन है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बच्चे सब बेफालतू में डरते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन दे दिया गया है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब बच्चे लगे दिमाग लगाने की क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो कभी भी आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया जाता है, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको माइनस देगा, बट प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको देखना होता है कि यहाँ पे कितनी बार कनेक्ट कर रहा है, कितनी बार ये कट कर रहा है। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, जितनी बार भी कट करेगा आप उससे एक टाइम कम कर दोगे, ठीक है। ओके, तो आपका ये हो जाएगा 4 - 1 = 3, 3 टाइम हो रहा है। तो आपकी यहाँ पे एक्स की 3 अलग अलग वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा, x = 0 आएगा ही आएगा, एंड बाकी आपके पास x की 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, मतलब इसके अलावा 3 आएगी, ठीक है। ओके, 4 - 1 मतलब 3। तो ये जो 3 लिखा है ये आपका इस वाले फॉर्मेट में होगा, x माइनस समथिंग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 इसी ऑप्शन में बस 3 है, क्योंकि बाकी ऊपर भी नीचे भी सब में अलग अलग है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 4 है, ठीक है। तो आपको 3 वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। जितनी बार भी कट करे उससे एक टाइम कम, ठीक है। अगर ये वाला मान लो यही सेम ग्राफ आपको और एक्सपेंड करके दिया जाता एंड कहा जाता कि 9 बार कट कर रहा है, तो हमसे हमें कुछ ऐसे इक्वेशन को टैप करना होता जिसमें हमको x माइनस समथिंग 8 बार गिवन है, ठीक है। तो हमें हमेशा एक कम वाला हिसाब लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ये आपने अपने 10th ग्रेड में भी करा होगा, ठीक है। तो देखो हमको बोलेगा कि 2 बिल्डिंग है ए एंड बी, और ये मतलब पूरा डायग्राम आपको गिवन है। ओके, अ वुमन वॉक आउट ऑफ बिल्डिंग बी टू गेट सम सनशाइन, ठीक है। तो बी से यहाँ पे कोई औरत थी, वो निकली अपना धूप वूप सेकने। हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल शी हैव टू वॉक टू द राइट ऑफ द बिल्डिंग बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शोन इन द फिगर, ठीक है। तो बी से यहाँ पे जो वुमन होगी वो निकली होगी एंड यहाँ पे मूव कर दिया। अब इसको यहाँ पे सन की क्योंकि रेस चाहिए तो वो यहाँ तक ट्रेवल कर रही है, तो ऑब्वियसली घुमा फिरा के आपसे बोल रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन, इसकी वैल्यू पूछा। तो लेट्स से ये एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछी जा रहा है। आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, बट कैसे आया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए, बहुत कॉमन है, आते ही आता है, ठीक है। सो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ए, इस वाले पॉइंट को लेट्स से हमने मान लिया सी, इस वाले पॉइंट को हमने कह दिया डी, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, इस वाले एंगल को थीटा बोल दिया, इन ट्राइंगल ए सी एंड डी हम यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर 40 हो गया, बेस ये पूरा बेस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो 25 + x हो जाएगा, ठीक है, ये हमने x अज्यूम करा था, तो 25 + x। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल उठाते हैं, इन ट्राइंगल बी सी, और लेट्स से ये वाला पॉइंट हमारे पास है एफ है, ठीक है, हमने अपने मन से मान लिया एफ, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल बी सी एफ, अब यहाँ पे भी हम टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंगल तो एक ही है ना, चेंज थोड़ी ना होगा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे तो 20 अपॉन में आपके पास यहाँ पे बेस है x, ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल। अब ऊपर वाला भी टेन थीटा है, नीचे वाला भी टेन थीटा, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। 40 अपॉन में 25 + x इक्वल टू 20/x, सही। 20 से इसको कट किया, यहाँ पे 2 आ गया, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2x इक्वल टू 25 + x, x को उधर भेज दोगे तो x इक्वल टू 25 आ गया, तो 25 आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, आपको लिख रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि डिस्ट्रा एल्गोरिदम यूज करो, ठीक है। डिस्ट्रा एल्गोरिदम यूज करते हुए हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रा एल्गोरिदम आपको याद होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे अगले पेज पे शिफ्ट कर देते पहले, ठीक है, तो हमें अगले याद, ठीक है। अब डिस्ट्रा एल्गोरिदम हम क्या करते थे, हम पहले अपना एक सोर्स नोड डिसाइड करते थे, ठीक है, सोर्स नोड जहाँ से हमें स्टार्ट करना होता था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो डिस्ट्रा एल्गोरिदम है उसका स्टार्टिंग नोड ए है, तो मतलब आप ए से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब देखो ए से स्टार्ट करते हुए आपको क्या करना है, अभी आपको ए पी, ठीक है, डिस्ट्रा एल्गोरिदम मैं समझा रहा हूँ। आपका जो भी स्टार्टिंग नोड है आप वहाँ पे खड़े हो जाओगे और यहाँ से चेक करोगे कि आपका मिनिमम कहाँ जा रहा है। देखो जहाँ पे आप खड़े हुए हो, जिससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो आप, डायरेक्टली कनेक्टेड,
उनकी वैल्यूज लिख दोगे। ठीक है, आप वैल्यूज कैसे लिखेंगे, देखो मान लो ये 0 है, ठीक है, हमने अपने मन से स्टार्टिंग में हमेशा 0 लेके चलते हैं, तो 0 + 1 यानी कि बी की वैल्यू हो गई 1, 0 + 3 इसकी वैल्यू हो गई 3, और जो भी आपसे नॉन डायरेक्टेड है मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो जो भी आपसे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ऐसे लगा लो, ठीक है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक, स्पेलिंग देख लेना, ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आप उनकी वैल्यूज लिखोगे, एंड जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब जो अलग है उनको आप इन्फिनिटी मान लोगे, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, एंड ये भी इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे सॉल्विंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो देखो आपको 0 पे हो, अब आपको कहाँ मूव करना चाहिए, आप हमेशा छोटे वाले की तरफ मूव करोगे, क्योंकि जो दिसरा एल्गोरिथम है वो काम ही करता है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करवा सके। ठीक है, तो 1 छोटा है कि 3, कहाँ मूव करोगे, ऑब्वियसली बी पे मूव करोगे क्योंकि 1 छोटा है। ठीक है, ए से आप बी की तरफ मूव कर रहे हो, कूल, अच्छी बात है। अब बी पे आप आ गए, सेम काम करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को रिलैक्स करोगे। ठीक है, अब बी पे आप खड़े हो। ठीक है, तो 1 + 2 = 3, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 + 6, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू इक्वल 7 आ रही है, क्या 7 इन्फिनिटी से छोटा है, बिल्कुल, तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू चेंज कर दोगे, 7 कर दोगे, 1 + 6 7। अब देखो 1 + 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इन्फिनिटी से छोटा है, हमें छोटा होगा तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, छोटा नहीं होगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे 1 + 2 3 होता है, 3 और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 गिवन है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे बी से कहाँ मूव करोगे, ठीक है, बी से आप वहाँ मूव करोगे जो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा, तो आपको दिख रहा है ये 2 है, राइट, या फिर ऐसे लगा लो यहाँ पे ये 3 है, तो आप 3 की तरफ मूव करना चाहोगे तो आप यहाँ पे सी पे पहुंच जाओगे। अब आप आ चुके हो सी पे। ठीक है, चलो सी पे आप खड़े हो, आप डायरेक्टली कनेक्टेड चेक करोगे, तो इससे तो एक ही डायरेक्टली कनेक्टेड, आप इसको देखोगे 3 + 4, 3 + 4 हमारा 7 होता है, क्या 7 4 से छोटा है, नहीं, अगर नहीं छोटा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, डायरेक्टली कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि एक ही कनेक्टेड है तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी पे ही आएगा। ठीक है, लो आप डी पे आ गए, अब डी पे देखो 4 + 1 यानी कि ई की वैल्यू 5 हो सकती है, अच्छा 5 कर दो 7 चेंज करके, 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, ये लो, अब क्योंकि यहाँ पे देखो एक 1, ये 1 है, देखो ऐसे लगा लो, यहाँ पे आप दो तरफ जा सकते हो, या तो ई की तरफ या तो एफ की तरफ। अब आपका एफ जो है वो इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, हमें तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, ये 5 कदम की दूरी पे है, तो अब आप यहाँ पे ई पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आप आ चुके हो ई पे, अब ई से डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही है, तो देखो 5 + 3 आपका 8 होता है, सही का। हाँ, अच्छा एक हमने यहाँ पे मिस आउट कर दिया, उसको भी लिखना चाहिए था मैं, देखो हमने यहाँ पे जो डी पे हम जब खड़े हुए थे, ठीक है, तो डी पे जब हम खड़े थे तो 4 + 1 हमने इसको तो 5 बना दिया, बट हम इसको भी तो चेंज कर सकते थे ना, 4 + 3 आपका ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेंज हमने करना भूल गए थे, इसको भी लिखो 4 + 3 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इन्फिनिटी से छोटा है। अब यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑब्वियसली आपका ऐसे ही रहेगा तब भी, ठीक है, क्योंकि 7 आपका दूर है, 5 आपका पास है, तो आप यहाँ पे ई पे मूव करें, अब ई पे हो आप खड़े हो, 5 + 3 8 होता है, क्या 8 यहाँ पे 7 से छोटा है, नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधे मूव कर जाओ, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप आ चुके हो एफ पे, अब आप एफ पे आ गए तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया पूरा लूप। अब आप यहाँ पे देखोगे कि वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो ए बी, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिखने में सही लगे, ABCDE एफ। ठीक है, अब आपके पास ये जो जो वैल्यूज है ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रही है, अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, तो देखो आप ए पे स्टार्ट करो तो आपका तो ए 0 ही रहेगा, बी आपका 1 हो जाएगा, सी आपका 3 स्टेप की दूरी पे, डी आपका मिनिमम 4 स्टेप लगाएगा, ई आपका मिनिमम 5 स्टेप लगाएगा, एंड एफ आपका मिनिमम 7 स्टेप लगाएगा। ठीक है, आप देखो अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस में सेट करना, तो ये तो डायरेक्टली सीक्वेंस में सेट है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑर्डर में हमेशा सेट करना होता है, तो आपका ABCDEF G, जी तो है ABCDEF तक की जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिसरा एल्गोरिथम, ये मैंने आपको मॉड्यूल 3 के वीडियो 3 में, जो हमारा पार्ट 3 था, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इस बार हमको यहाँ पे सेट का क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है इसको एक बार देखते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। चलो, तो यहाँ पे आपका ए जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 and 3। अब अब आपको एक बात बताओगी कि जो भी आपका 2
ओके 2 और 3 है ना, जो भी आपका यहाँ पे 2 और 3 से डिविजिबल होता है, एक्चुअली इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। पहले एक बार सारी कंडीशन लिख लेते हैं, फिर ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो लेट ए बी द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2 और 3, बी विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3 और 5, एंड सी विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमें एक्सपेक्ट करिए, सी की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है, एंड डिविजिबल बाय बोथ 5 और 2, और 5 और 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर 5 और 2 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 10 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। एकदम हमने 7th क्लास में 6th क्लास में ये वाली चीज़ पढ़ी है कि जो भी चीज़ 5 और 2 दोनों से डिविजिबल होती है वो 10 से भी डिविजिबल होगी ही होगी, ठीक है। अब सी की वैल्यू बताओ आपकी क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी वैल्यू और 10 से डिविजिबल। तो इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो सकती है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन नहीं है, मैं 100 से छोटी वैल्यू ले लिया। तो ये आपको सी मिल गया सेट, ठीक है। अब सी के अंदर आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। अब आपको यहाँ पे बी क्या बोला गया है, आपको बी कहा गया है कि आपका बी है, ठीक है, कहा गया बी के बारे में इंफॉर्मेशन है 3 और 5, ठीक है। तो इस बार 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 3 और 5 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 15 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, सेम रूल के अकॉर्डिंग। तो 15 से भी डिविजिबल होना ही चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ कि 0 से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 15 का टेबल लिख दो पूरा, 15 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, और 75 हो सकता है, 90। ओके ओके ओके, ठीक है। अब सी देखते हैं, मतलब सी तो हो गया, चलो सी हो गया, बी है ना, ठीक है। बी का भी आप चाहो तो मोड लिख लो, मतलब उतना जरूरी नहीं है, कार्डिनलिटी है 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। अगला देखते हैं, सी हो गया, बी हो गया, अब हमारा ए, ठीक है। तो ए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ए आपको क्या है ना कि आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ओके। अच्छा, अब कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब ये भी चलो सेट लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उससे एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इस वाले लास्ट वाले में मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि ये 2 और 3 से अगर कुछ डिविजिबल होती है तो हाँ 6 से भी होगा, ठीक है। तो हम करेक्ट है, अगर कोई चीज़ 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होता है। आप यहाँ पे 6 का टेबल लिख सकते हो, 6 12 18 24, ऐसे अप टू कहाँ तक जाओगे आप जाओगे यहाँ पे 100 से छोटी वैल्यू कौन सी आती है वहाँ तक, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ पे जा सकते हो, देखो 6 10 जा आपका होता है 60, तो 6 20 जा हो जाएगा 120, ठीक है। 6 कम करे तो 19, लाइक सीधे सीधे 24, 4 कम कर दो 16, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 16 तक जाओगे, ठीक है। तो यानी कि 16 6 जा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, वाओ क्या मल्टीप्लिकेशन है। देखो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, तो 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6 1 जा 6 6 3 9, ठीक है। तो 96 हो गया, ठीक है। तो आपका 96 से जा रहा है, ओके। अब ये आपका जो जी है, ठीक है, जी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तीनों में कॉमन है, तो आपको यहाँ पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो जी आपका क्या होगा, जी आपका यहाँ पे 100 से कम होना चाहिए, ओके। आपका यहाँ पे ये मतलब जो हमने लिखा है 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ओके। आपका 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अब आपको देखना है कि टोटल ऐसे कितने लोग आ रहे हैं जिन जो ये चारों चीजें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 30 60 एंड 90 ही ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि 10 से भी डिविजिबल हैं, जो कि 6 से भी डिविजिबल है, एंड 15 से भी डिविजिबल है। तो आपकी यही तीनों करेक्ट ऑप्शन है, जी के यही सेट्स हैं, ठीक है। मतलब जी के अंदर यही एलिमेंट आएंगे। अब हमसे पूछी जा रही थी इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी का मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3 है। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है 3, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने मैथ से अलग अलग ट्राई करे। आई होप आपको मजा आएगा, इन सारी चीज़ें से समझ में आई होगी, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर ले तो डेफिनेटली आप एक काफ़ी अच्छी जगह पे स्टैंड कर पाओगे। ठीक है, चलो अब इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, द ब साउंड इन द वर्ड फॉर्म्ड इज साइलेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो स्लैश होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई भी अगर लेटर लिखा रहता है तो ये हमारा साउंड के रूप में यूज होता है। ठीक है, इसको आप बी नहीं पढ़ोगे, आप इसको ब पढ़ोगे। ठीक है, तो कॉम के अंदर यहाँ पे आपका जो बी होता है वो साइलेंट होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तभी यहाँ पे हमारा जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कॉम का, वो कॉम होता है, कॉम, ब नहीं लगाते अलग से। ठीक है, वो तो अपने यहाँ चलो हमारा एक्सेंट ऐसा है कि हम लगा देते हैं, बट एक्चुअल में नहीं लगाते। ठीक है, चलो इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड स्ट्रेस इज प्रेडिक्टेबल। तो कौन किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस लगा है, क्या इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, फॉल्स है। हर इंसान का अलग होता है, हर सिचुएशन में हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस पर आगे पीछे या फिर सेंटर में स्ट्रेस लगा के। तो यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलो ओके, चलो म इज अ डैश साउंड। तो म क्या है? बाइलेबल साउंड है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आपने हमारी इंग्लिश 01 की वीकली समरी देखी तो ये सारे क्वेश्चन झटपट हो पाएंगे। ठीक है, चलो ओनली द डैश साउंड विद इन अ सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्ट्रेस लगाते हैं तो वो हमेशा हम वोवल को ही लगाते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट को। ठीक है, वोवल ही आपके मेन स्ट्रेस एलिमेंट होते हैं। चलो द वर्ड डिस्टिंग्विश इज अ फ्री सिलेबल वर्ड। अब डिस्टिंग्विश को आपको कैसे तोड़ सकते हो? सिलेबल को मतलब कितने हिस्सों में तोड़ सकते हो? तो दिस टिंग विश, तो आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ पा रहे हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश, तो यानी कि 3 सिलेबल वर्ड है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो इन द सेंटेंस गेट लॉस्ट, गेट इज द सब्जेक्ट, नहीं, गेट लॉस्ट में जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब जिसपे प्राइम फोकस होता है, तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ना कि गेट, तो ये ऑब्वियसली आपका फॉल्स हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इन द सेंटेंस हर मॉम ब्रॉट हर अ ग्लास फुल ऑफ लेमन जूस, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब जो ऑब्जेक्ट है तो नहीं, बट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर, ये जो हर वर्ड है ना, ये हमको बता रहा है कि किसकी मम्मी लाई है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट को बारे में हमको यहाँ पे आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, चलो हैंग अप का मतलब होता है पिक द कॉल, नहीं, हैंग अप का मतलब होता है फोन कट करना। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पिकअप का मतलब होता है पिक द कॉल। चलो दे डिस्कस द इशू डैश दमसेल्फ अमंग देमसेल्फ, ऑब्वियस बात है। ठीक, आप ये सारे एक बार यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली सुनने में सबसे अच्छा अमंग ही लगे तो अमंग ही आंसर होगा। ठीक है, देख हमें पता है कि हम सारे ही कभी भी जो ग्रामर वाले क्वेश्चन रहते हैं ऐसे ही करते हैं, हर ऑप्शन को एक बार रख के एक बार मन में सोचते हैं कि सुनने में ये सही लग रहा है तो ये सही होगा, एंड एक्चुअल में करेक्ट मेथड है। ठीक है, ये कोई हम अपना ऐसे लाइक कोई बहुत तगड़ी चीज हम सोच के करते नहीं है, ये करेक्ट मेथड ही यही है कि आप सारी चीजों को लगाओ, सोचो कि सबसे सही कौन सा साउंड कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जो सबसे सही साउंड करेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। शी वेक्स अप अर्ली, तो वो सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा डज शी वेक अप अर्ली। ठीक है, तो आपको पता है कि ही शी इट नेम के साथ आपका डज यूज होता है, तो आप यहाँ पे डज यूज करोगे, एंड साथ ही साथ आपको पता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ना कि सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ सा गिवन है। ठीक है, पैसेज बोलो, पैराग्राफ बोलो, तो बोलो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक वाले हैं, तो इनमें हमको वैल्यूज फिल करनी है। ठीक है, मतलब जो भी ब्लैंक है उनको फिल करना है। दैट द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। अब हमें यहाँ पे बताना है कि वन के अंदर क्या लिख सकते हैं। बिकॉज तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो सन है बहुत बड़ा लाइक बॉल है ग्लास का, नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो देखो यहाँ पे क्योंकि फैक्ट बताया जा रहा है तो इसलिए सबसे करेक्ट यही ऑप्शन होगा, एंड बाकी ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं है। एडिशनली तब हम यूज करते हैं जब हमें पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो, तो यहाँ पे तो पैराग्राफ स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसलिए हम एडिशनली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, और बट का तो कोई लेना देना है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं, सेम पैराग्राफ। अब हमें यहाँ पे सेकंड ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, तो डैश इट इज फुल ऑफ गैसेस। ठीक है, ग्लासेस निकल गया जिसका, डैश इट इज फुल ऑफ गैसेस, इट हैज डायमीटर ऑफ 1.3927 मिलियन किलोमीटर्स, इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबली मैसिव एंड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड वाले में पहले सोच लेते हैं क्या आपकी वैसे डैश इट इज फुल ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज बताई जा रही है, आपको यहाँ पे इलेबोरेट करा जा रहा है। ठीक है, तो इलेबोरेट करने के लिए सबसे यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा इवन दो। ठीक है, हालांकि वो फुल ऑफ गैसेस से भरा हुआ फिर भी उसके पास इतना बड़ा डायमीटर है, तो हमको यहाँ पे
तरीके से लाइक एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है, ठीक है, एग्जैजरेट बट फैक्चुअल, ठीक है, तो इवन वो सही हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला, डैश इट कैन होल्ड बिलियन ऑफ प्लैनेट इनसाइड इट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे लाइक रिजल्ट के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट बताया जा रहा है। कॉन्सिक्वेंस होता है जो आपकी फाइनल स्टेटमेंट होती है उसके लिए कहते हो आप, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, अल्टीमेटली इंटीमेटली तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, डैश द फोटोस्फेयर इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ गैस नोन एज द क्रोमोस्फेयर्स, ओके, तो यहाँ पे डैश के अंदर क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एडिशनली यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप इतना डेटा पहले बता चुके हो। मैंने आपको बता देना कि एडिशनली तब आप यूज करते हो जब आप पहले से कोई डेटा बता चुके हो, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन दे चुके हो, ठीक है। इनफैक्ट तो वैसे भी नहीं होगा, समडे भी नहीं होगा, एट हैश हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए जाएंगे ना कि आप सही ऑप्शन बता पाओ या ना बता पाओ, आप गलत वाले को रिजेक्ट जरूर कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेशन कर दोगे, तो आपके पास जो भी आंसर बचेगा वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ ब्लैंक में हम क्या फिल कर सकते हैं, देयर वुड बी नो प्लेनेट, नो एनिमल एंड नो ह्यूमन बीइंग्स डैश ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर देयर सर्वाइवल, सोनर और लेटर, ये क्या, सोनर और लेटर तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, सोनर और लेटर, आज नहीं तो कल यहाँ पे एनर्जी मिलती रहती है अर्थ को, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते ना, बेसिकली मिलती है, फैक्ट है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे सारे PYQs कंप्लीट कर लिए हैं अपने, इंग्लिश के भी एंड मैथमेटिक्स के भी, एंड रात के अभी यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं, एंड हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि भैया आपने जब स्टार्ट किया था तो 1 बोल रहे थे, अब 2:30 बोल रहे हो, बीच में कई बार हमें यहाँ पे कट भी लगाना पड़ा है, ब्रेक भी लेना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो प्रॉब्लम थी, मेन इशू जो था जो स्पीकर्स वगैरह का, वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए इतना टाइम हो गया है, ठीक है। बट आई होप आपको मजा आया होगा सारी चीज़ अच्छे से पढ़ने में, एंड मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा क्योंकि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी आपको PYQs दे सकूँ, मेरा भी शेड्यूल मुश्किल था, तो मैंने बहुत लाइक टाइम निकालने में मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, एंड इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई होप अभी भी आपके पास 2:30 बजे से पेपर होगा या 2 बजे से होगा, तो उसके लिए भी आप मान लो अगर 1-2 घंटे पहले भी निकलना होगा आपको, तो भी आप सुबह के टाइम पे वीडियो देख सकते हो, एंड आई होप आपको सही टाइम पे ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब ये वाला जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा ही, बट ये भी कहूँगा कि आप इतना ज़्यादा लोड मत लेना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, आपका जैसे भी एग्जाम जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी साइड से अपना बेस्ट देना, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अभी आगे आने वाले समय में भी मैं आपके साथ तो हुई, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड यही कहना था मुझे, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड टर्म्स एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर।